प्रिय छात्रों, इस परीक्षा के लिए हम इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जब आप पेपर हॉल में बैठे होंगे तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको इन्हीं वीडियो से प्रश्न वहाँ पर देखने को मिलेंगे। और हम मात्र प्रति सब्जेक्ट के हिसाब से 3 से लेकर के 5 वीडियो तक आपको उपलब्ध कराने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो हमारे देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक आपको मिल जाएगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो ज़रूर देखें। तो चलो शुरू करते हैं बिना समय वेस्ट किए। आपका जो पहला यहाँ पर प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं में, कौन कौन सी अवस्थाएं आपकी, ठोस, द्रव एवं गैस में पाया जाता है। तो आपका सही उत्तर बच्चों क्या है? आपका सही उत्तर है यहाँ पर पानी। आपका सही उत्तर बच्चों क्या है? पानी जो है 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस माने बर्फ, द्रव माने पानी माने जल माने वाटर, और गैस माने पानी का जब बाष्पीकरण होता है, बाष्प बन जाती है पानी की, तो उसे गैस बोलते हैं। इसके अलावा परीक्षा में बच्चों आपसे क्या पूछा जाएगा कि पानी की पीएच कितनी होती है। पानी की पीएच कितनी होती है बच्चों? तो पानी की पीएच है बच्चों 7 होती है। तो जिन भी पदार्थों की पीएच 7 होती है बच्चों, उन्हें अपन उदासीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदासीन पदार्थ बोलते हैं। ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अगला आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु है। वायु है माने हवा के बारे में बात हो रही है, एयर के बारे में बात हो रही है। तो जो आपके आसपास जो हवा है, जो आपको हवा लग रही है, वो क्या है बच्चों? वो हवा एक मिश्रण है। हवा क्या है? वो एक मिश्रण है। और मिश्रण क्या होती, क्या परिभाषा होती है मिश्रण की? जब असमान तत्वों का, असमान पदार्थों का मिश्रण हो, मिलावट हो, मतलब जब असमान रूप से पदार्थ मिले हों तो वो उसे मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, एक निश्चित रूप में मिले हों तो उसे अपन यौगिक बोलेंगे। ध्यान दें, निश्चित वाली बात हो, समान वाली बात हो तो यौगिक, असमान वाली बात हो तो मिश्रण। जो हवा है, हो सकता है कहीं पर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो, कहीं पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो। जहाँ पेड़ पौधे होंगे वो ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी, जहाँ फैक्ट्रियाँ उद्योग धंधे होंगे वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी। तो जब असमान गैसों का मिश्रण हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं? मिश्रण बोलते हैं। मतलब तो जो पूछ रहा है प्रश्न कि वायु क्या है, तो वायु क्या है? वास्तव में मिश्रण है। अगला जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन एक अस्थायी कण है। यहाँ पर ध्यान देना, क्या लिखा है? एक अस्थायी कण है। तो जो न्यूट्रॉन है बच्चों, एक अस्थायी कण होता है। न्यूट्रॉन पर बच्चों जो है 0 आवेश होता है, इसे क्या कहें? 0 आवेश होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। यहाँ पर 3 बातें अपन ने जानी। न्यूट्रॉन पर 0 आवेश होता है, इसको हम 0 आवेश भी कहते हैं, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। और एक कैसा कण है ये बच्चों? अस्थायी कण। एक कैसा कण है? अस्थायी कण है। चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? पदार्थ की, आपके आसपास जितने भी पदार्थ हैं वो पदार्थ के बारे में बात हो रही है। तो पदार्थ की बच्चों चौथी अवस्था को हम क्या कहते हैं? अपन ने अभी 3 अवस्थाएं याद की हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो चौथी अवस्था भी बच्चों पदार्थ की होती है, वो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम है प्लाज्मा। क्या अवस्था है? चौथी प्लाज्मा अवस्था पदार्थ की होती है। वैज्ञानिकों ने इसे खोजा है। इसके अलावा बच्चों वैज्ञानिकों ने 5वीं अवस्था भी खोज ली है। ठीक है, तो वो वैज्ञानिक बोस के नाम पर उसका बोस अवस्था भी रखा गया है। तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। पूछ लें पदार्थ की 5वीं अवस्था कौन सी है, तो उसमें बोस जरूर लिख करके आएगा। क्या लिख करके आएगा? बोस जरूर लिख करके आएगा आपको। ठीक है, बोस जरूर लिख करके आएगा 5वीं अवस्था में। चौथी आपकी प्लाज्मा है, 3 आपको पता ही है। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं। मतलब वो ये कह रहा है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को क्या कहते हैं? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बच्चों कहते हैं द्रव्यमान संख्या। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योग को क्या कहते हैं बच्चों? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, माना कि कोई तत्व है बच्चों, ठीक है, यहाँ पर जो संख्या लिखी होती है उसे अपने प्रोटॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं। आपने परमाणु का चित्र देखा ही होगा। ये उदाहरण कर बनाते हैं आपको। ये परमाणु का चित्र है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो हैं आसपास घूमते रहते हैं, और जो नाभिक है बच्चों, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों जो है कहाँ होते हैं? एक नाभिक में होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है।
तो यही पूछ रहा है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की योग को, माने जो आपका बच्चों देखो आपका बच्चों जो ये नाभिक है आपका, इस नाभिक में बच्चों क्या कौन कौन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को क्या बोलते हैं अपन, द्रव्यमान संख्या बोलते हैं, ध्यान रखें आप। अगला आपका जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है, माने माइनस आवेश होता है, किस में? तो बीटा कणों में ऋणात्मक आवेश होता है। बीटा कणों में क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ये पूछा जाए कि अल्फा कणों पर कैसा आवेश होता है, तो अल्फा कणों पर धनावेश होता है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और इस वाले प्रश्न में 5वें नंबर पर एक प्रश्न और पूछ सकते हैं, जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, तो प्रोटॉन पर धनावेश होता है। तो क्या सीख लिया अपन ने, प्रोटॉन पर भी धनावेश होता है और अल्फा कणों पर भी धनावेश होता है। अब ऋणात्मक पूछेंगे, वो यही घुमाते रहते हैं। ऋणात्मक आवेश किन पे होता है, एक तो बीटा हो गया आपका, एक ऋणात्मक आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर। तो बीटा और इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। और धनात्मक आवेश की बात करें तो जो प्रोटॉन है आपका, इस पर धनात्मक आवेश होता है और अल्फा कणों पर धनात्मक आवेश होता है। तो जैसा आपके सामने प्रश्न आया, जैसा तो आपको वैसा ही उत्तर आपको निकालना है। अगला प्रश्न है, गामा किरणें हैं। तो जो गामा किरणें होती हैं, ये उच्च ऊर्जा वाली गामा किरणें जो होती हैं बच्चों, जो गामा किरणें होती हैं, ये उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। अगला आपका जो क्वेश्चन है, 6 ऑक्सीजन 15, 6 ऑक्सीजन 16, 6 ऑक्सीजन 17 को क्या बोलते हैं अपन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कभी भी बच्चों आपको सामने ऐसा कोई भी उदाहरण आ जाए, जैसे यहाँ पर देख रहे हो 6 6 6 लिखा है, तो इन्हें बोलते हैं अपना समस्थानिक। क्या बोलते हैं? समस्थानिक। जब बच्चों जो परमाणु संख्या है, जब जो परमाणु संख्या है, जिसको अपन बच्चों प्रोटॉन भी कहते हैं, क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। जब प्रोटॉन समान हो, प्रोटॉन क्या हो, यहाँ लिखा है सम स्थानिक, मतलब समान स्थान पर पाए जाते हैं। अगर आवर्त सारणी में कोई तत्व ऑक्सीजन 16वें समूह में है, तो 16वें समूह में रहेगी वो। तो जब कभी बच्चों प्रोटॉन की संख्या माने परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक जब समान हो किसी तत्व का, तो उसे बोलते हैं समस्थानिक। लेकिन जो यहाँ पर आपको द्रव्यमान संख्या दिख रही है, ये अलग होनी चाहिए। ये परिभाषा है समस्थानिक की, ये परिभाषा समस्थानिक की पुनः एक बार और देख लो। एक उदाहरण से हम समझाते हैं। माने कि इस तरह से आपको सामने परीक्षा में आ गया 6 ऑक्सीजन 15 और 6 ऑक्सीजन 16। तो ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, तो परमाणु संख्या समान है, तो यहाँ भी समान है परमाणु संख्या, यहाँ भी समान है, तो क्या कहलाएंगे? समस्थानिक। अब कई बार न्यूट्रॉन की पूछेंगे, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। जब ऐसा क्वेश्चन अपन को मिलेगा तो उसको अपन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं? तो बीटा किरण के उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं। बीटा किरण के उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं। अगला आपका जो क्वेश्चन है कि एक मोल में, किसमें? एक मोल में, माने कोई पदार्थ है, पदार्थ का एक मोल है, एक मोल में कुल परमाणुओं की संख्या होती है। एक मोल में कुल परमाणु संख्या होती है 6.023 × 10⁻23। ये आपको याद रखना। इसको ही एवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। दो प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। एक मोल में कुल परमाणु की संख्या होती है 6.023 × 10⁻23। यहाँ 22 भी लिखा हो सकता है, 6.022 × 10⁻23। दशमलव को हमेशा एक अंक से बोलते हैं, तो 6.023 × 10⁻23। इसको ही एवोगाद्रो संख्या बोलते हैं, ध्यान रखना हमेशा। अगला आपका जो क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण? आपके घर में लोहे के बर्तन होंगे, लोहे पर जंग लग रही है, तो इसका क्या उदाहरण? तो लोहे पर जो जंग लग रही है बच्चों, वो ऑक्सीकरण का उदाहरण है, ऑक्सीकरण का। अब ऑक्सीकरण आपको लग रहा होगा ये तो ऑक्सीजन जैसी बात हो रही है, तो हाँ सत्य बात है। जब लोहा, देखो अब ये दो तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा कि लोहे पर जंग का सूत्र बताओ, लोहे पर जंग का सूत्र बताओ। तो देखो जंग का जो सूत्र बच्चों क्या है, Fe2O3 × XH2O।
अब यहाँ पर देखो, लोहा हवा, जो लोहा है रखा हुआ है खुला हुआ, तो हवा तो उसको लगेगी, तो हवा लगेगी तो माना उसका ऑक्सीकरण हुआ, इसी से उसका उत्तर बना है ऑक्सीकरण। और ये जंग का सूत्र है, पानी भी हो वहाँ पर तो लोहे में जंग लग जाती है, तो ये जंग का सूत्र आपको याद रखना है। ठीक है, जंग लग गई लोहे पे तो किस कारण से लगी? ऑक्सीकरण क्रिया से लगी, क्योंकि आसपास वायुमंडल में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। ठीक है, ऑक्सीजन और पानी क्रिया करके क्या होता है? लोहे पर ये जंग का निर्माण हो जाता है, लोहे पर जंग लग जाती है। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए हैं 11 तक। अपन 12वां क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अवकरण कहलाती है। अगला जो क्वेश्चन है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, क्या कर देता है? माने कि एक परखनली है, ठीक है, एक परखनली है, एक परखनली और है, ठीक है, इस तरीके से हो सकती है 4 परखनली, एक में अम्ल भरा है, एक में भस्म है, एक में क्षार, एक में लवण। तो जो नीले लिटमस पत्र है तो किस परखनली के द्रव से वो लाल हो जाता है? कौन? नीला लिटमस पेपर, ध्यान देना। तो नीला लिटमस पेपर जो बच्चों अम्ल वाली परखनली में जो है लाल हो जाता है, अम्ल में नीला लाल हो जाता है। ये ट्रिक से याद कराते नहीं, भूल जाते हैं। आपको सिर्फ 2 नाम याद रखने हैं, एक अनल, ठीक है, एक आपको याद रखना है छलनी। इसी से याद करना, नहीं तो भूल जाओगे हमेशा। अम्ल में नीला लिटमस लाल हो जाता है, अम्ल में नीला लिटमस लाल हो जाता है, क्षार में लाल लिटमस नीला हो जाता है, क्षार में लाल लिटमस नीला हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना बस। तो अम्ल में नीला लिटमस लाल हो जाता है, बात खत्म। अगला आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षारीय घोल का पीएच का मान होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखो, पीएच जो है 7 है किसी की तो वो उदासीन है, 7 से कम, 7 से कम कोई अंक हो सकता है, 6, 5 हो सकता है, 7 से कम है बच्चों तो वो अम्ल वाला उत्तर है, और 7 से अधिक है तो यहाँ पर आप ध्यान रखना 7 से अधिक है तो वो उसे अपन क्षार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। तो क्या हुआ? क्षारीय घोल का पीएच का मान, तो ठीक है, क्षार जो क्षार है तो 7 से अधिक वाला यहाँ लिखा हुआ है, तो 7 से अधिक, ठीक है। क्षारीय घोल का पीएच का मान 7 से अधिक होता है। अम्ल का पूछते तो 7 से कम आता। आपका क्वेश्चन है एनटीपी पर 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन होगा। तो एनटीपी पर 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन कितना होता है? 22.4। अगला जो क्वेश्चन है, वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस जैसा व्यवहार करती है? आदर्श गैस जैसा, तो जो कोई भी वास्तविक गैस है तो निम्न दाब एवं उच्च ताप पर आदर्श गैस जैसा व्यवहार करती है। जिस क्वेश्चन को हमें लगेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसमें कम समझाएंगे, ठीक है, आप ध्यान देना। अगला आपका जो क्वेश्चन है स्थिर ताप पर, ठीक है, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब कैसा होता है? उसका दाब जो बच्चों बढ़ जाता है। यहाँ पर डी जो है विकल्प यहाँ पर आ नहीं पाया है तो ध्यान रखें। उत्तर क्या है? स्थिर ताप पर, पहले प्रश्न एक बार और पुनः सुने आप। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम कर दें, आयतन कम कर दें तो उसका दाब बढ़ जाता है। अगला आपका जो क्वेश्चन है दूध उदाहरण है। तो दूध जो है बच्चों कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। इसका हम आपको कमेंट में उसका उत्तर देंगे, क्या है? इमल्सन भी इसका सही हो सकता है, तो इसका उत्तर कमेंट में आपको दे देंगे। अब है शुद्ध जल का पीएच का मान होता है। तो अभी हमने आपको बताया था कि शुद्ध जल के पीएच का मान कितना होता है? 7 होता है। फिर है निम्नलिखित में से किस धातु को वायु में छोड़ देने पर उसका संक्षारण नहीं होता? तो सोना। संक्षारण माने जंग लगना। तो जो सोना है तो सोने में जंग नहीं लगती है, तो सोने का संक्षारण नहीं होता है। जबकि लोहे में जंग लगती है, तांबा भी देखो खराब हो जाता है, संक्षारण हो जाता है, उसे जंग तो नहीं बोलते लेकिन तांबा भी खराब हो जाता है।
चांदी के बर्तन भी देखो काले पड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, लेकिन सोना सोना ही रहता है, तो सोने का संक्षारण नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊष्मा शोषी, शोषी माने शोषण, शोषण, शोषी माने शोषण। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो आपने क्या सीख लिया कि ऊष्मा का अवशोषण ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है, और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी अभिक्रिया का वेग, किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया की प्रगति के साथ घटता है। इसको समझो, देखो रटना नहीं है। कोई अभिक्रिया बच्चों देखो हो रही है, A प्लस B मिलकर के बच्चों क्या बना रहे हैं? C और D बना रहे हैं। अब A और B घटेंगे, घटते हैं, ये घटते हैं और इसमें वृद्धि होती है। जब ये घट जाएंगे तो अभिक्रिया बंद हो जाएगी, अभिक्रिया बंद हो जाएगी, सीधी बात है। माने आप गेहूं पिसाने गए तो गेहूं पिस रहे हैं, तो लास्ट में जब आटा बन जाएगा पूरा तो अभिक्रिया बंद हो जाएगी, गेहूं पिसना बंद हो जाएगा। तो ये लिखा है कि अभिक्रिया की प्रगति के साथ, जब अभिक्रिया इस दिशा में चलती है, अभिक्रिया की प्रगति हो रही है, तो अभिक्रिया का जो वेग है वो क्या है? घट जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है? परिवर्तित करता है। ठीक है, परिवर्तित करता है। कई बच्चे यहाँ पर कर देते हैं बढ़ाता, जो कि गलत है। जैसे कि उदाहरण के द्वारा समझते हैं, आपके पास नाइट्रोजन है और आपके पास हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन इतनी लेते हैं, 3 मूल लेते हैं, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्रिया करके बच्चों क्या है? अमोनिया बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अमोनिया बनाते हैं। अगर आपको अमोनिया ज़्यादा और कम बनानी है, कम समय में बनानी है, तो आपको बच्चों क्या है? यहाँ पर लोहा उत्प्रेरक लेना होगा, लोहा उत्प्रेरक लेना होगा। अब क्या होता है, कई लोगों को पता नहीं है, तो लोहे की जगह कोई ऐसा पदार्थ ले सकते हैं कि अमोनिया ज़्यादा तो थोड़ो बिल्कुल भी ना बने या कम बने। माने तो एक बात समझ में आ गई कि हो सकता है कम भी बन सकता है उत्पाद, और उत्पाद जो है ज़्यादा भी बन सकता है। ठीक है, तो अब अगर हम बढ़ाता हैं तो कम वाला उत्तर कैसे आ जाएगा? कम करते हैं तो ज़्यादा वाला उत्तर कैसे आएगा? इसलिए सही उत्तर क्या है? परिवर्तित करता है, ध्यान रखें। ये भी पूछा जाता है कि अमोनिया के निर्माण के लिए कौन सा उत्प्रेरक काम में लेते हैं? तो लोहा उत्प्रेरक काम में लेते हैं। अगर आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है। तो प्राकृतिक गैस में बच्चों कौन सी गैस रहती है? मीथेन रहती है। मीथेन का सूत्र भी आपको पता होना चाहिए, CH4। इसको हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं क्योंकि यह हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बनी होती है। पेट्रोल है, हाइड्रोकार्बन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्यतः होता है। तो गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस में मीथेन गैस होती है, CH4 गैस होती है। इस तरीके से आपने सभी क्वेश्चन हमारे देखे। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आ गया है। तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी स्वस्थ रहो, खुश रहो। धन्यवाद।